नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियर होगा। तो शाम को 5 बजे जो साथियों एक तरीके से बहुत ही शानदार सी क्लास है। आज की ये क्लास कुछ चीजों को एक तरीके से आपसे मैं पूछूंगा और आप सभी लोगों को फटाफट बताना भी है। साथियों, आप जानते हैं जीके जीएस में आपका होम गार्ड में जो सिलेबस है वो भाई साहब बिल्कुल एकदम कड़क है, मतलब हार्ड है। 100 प्रश्न आपके आने हैं और आप सभी लोगों को पता है इसके लिए अधिकतम 100 अंक भी मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इसके लिए मेहनत करनी है। तो दिन में अगर आप 5, 6, 7, 8, 10 घंटे जीके जीएस से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी मेहनत जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो शुरू करेंगे आज के इस जीएस के साथियों शानदार से सेशन में, जहां आप सभी लोग हमारे साथ एक एक टॉपिक वाइज चीजों को समझेंगे। इसमें साथियों सबसे पहले हिस्ट्री के कुछ सवाल हैं जो आप सभी लोग बिना झिझक एक तरीके से फटाक से लगाएंगे। फिर इसके बाद आपके पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, साइंस और करंट अफेयर्स के सवाल हैं। तो जल्दी से बढ़िए, पहला सवाल बताइए, 1939 में जब कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था तो किस दल की स्थापना उन्होंने की थी? साथियों, रिवोल्यूशनरी फ्रंट की, फॉरवर्ड ब्लॉक की, इंडियन फ्रीडम पार्टी की, आजाद हिंद फौज की। तो सबसे पहले आपको पता है जब कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा था 1939 में, तो उस समय वो अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन था, आपने पढ़ा होगा। त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने साथियों एक तरीके से कांग्रेस को छोड़ दिया था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये 1939 में कर दी थी। 1939 में बाद में ये साथियों कलकत्ता चले जाते हैं और वहां पर साथियों इन्होंने एक मंदिर आंदोलन को लेकर के साथियों मूर्ति की स्थापना को लेकर कुछ काम किए हैं, जिसके कारण उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। इसके बाद साथियों वो जर्मनी जाते हैं, फिर उधर से साथियों एक तरीके से जापान चले गए। जब जापान वो गए तो वहां पर साथियों इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री तोजो उस समय था, जिससे इन्होंने सहायता ली। और इसके बाद इन्होंने सिंगापुर में, आप सभी लोगों को पता है, संबोधन किया था, याद होगा आप सभी लोगों को। सिंगापुर संबोधन जो है ये कब किया? 1943 में। साथियों, आजाद हिंद फौज का गठन जो है ये 1942 में किया गया था, आप सभी लोगों को पता है, और इसे कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था। कैप्टन मोहन सिंह जो है उन्होंने साथियों इसको बनाया था। लेकिन आजाद हिंद फौज को आईएनए के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठित किया है। तो आईएनए जिसको हम सभी लोग इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, उसको सुभाष ने बनाया था। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लेना। आजाद हिंद फौज, ध्यान रखना, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है, यह आप ध्यान रखना। अगला सवाल बताइए, वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट जो बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जब साथियों 1946 की अंतिम कैबिनेट आई थी, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार को साथियों लूटा था? जो चटगांव शस्त्रागार है इसको चिटगांव लिखा गया है, ये आप सही कर लेना, चिटगांव है, ध्यान रखना। ये वर्तमान में कहां पड़ता है? तो वर्तमान में साथियों बांग्लादेश में पड़ता है, ध्यान रखना, वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। उस समय साथियों बंगाल प्रांत में आता था। ये वैसे साथियों एक समुद्री बंदरगाह भी है, आप सभी लोग याद रखना ये क्या है? तो ये एक समुद्री बंदरगाह भी है, यानी एक पोर्ट भी है। साथियों बांग्लादेश का ये सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह भी कहा जाता है, तो नोट डाल करके लिख लेंगे। चटगांव शस्त्रागार जो है इसकी लूट मास्टर सूर्यसेन ने की थी। सूर्यसेन जो है ये एक मास्टर है, ध्यान रखना, मास्टर सूर्यसेन है, जो साथियों पेशे से टीचर थे। इन्हें साथियों 1933 में गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद साथियों ध्यान रखना 1933 में इन्हें क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। और 1934 में इन्हें फांसी की सजा जो है वो एक तरीके से दे दी गई थी। तो 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनके साथ बहुत सारे इनके स्टूडेंट भी थे, जिसमें प्रीति लता वाजेदार, टेगरा बल इत्यादि साथियों आपको याद रखना है। क्लियर है? बटुकेश्वर दत्त जो है इन्होंने 1929 में नेशनल असेंबली में बम फेंका था, आपको याद होगा। बम फेंका कब भाई साहब? तो ध्यान रखना 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह के साथ मिलकर के, यह आपको याद रहेगा। अगला सवाल बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? 1938 का अधिवेशन बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस शहर में आयोजित किया गया था? समझ में आया? जल्दी से बताइए फटाफट, आप सभी लोगों को पता है। देखो तुमको कई अधिवेशन एक साथ याद करा देता हूं, 1936, 1937, 1938 और 1939, ये 4 अधिवेशन आपको एक साथ याद रखना है। इन दो के अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू बने। इन दो के अध्यक्ष कौन बने? तो साथियों जवाहरलाल नेहरू यानी जेएल नेहरू जो है वो साथियों बने थे। और 1938 और 39 के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे, ध्यान रखना, सुभाष बने थे। 1939 वाले अधिवेशन में साथियों चुनाव कराया गया था, ध्यान रखना। 1936 में अधिवेशन जो है ये लखनऊ में हुआ था।
ये आप याद रखना। 1937 वाला अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। साथियों 1938 वाला अधिवेशन ये साथियों कहां पर हुआ था? हरिपुरा गुजरात में हुआ था, ध्यान रखना। और 1939 ये त्रिपुरी अधिवेशन आप सभी लोगों को याद रखना है, मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था। तो बताइए 38 में जो अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ था? तो आप सभी लोगों को तुरंत पता चल गया, हरिपुरा में हुआ था। यह हरिपुरा पूछा जाता है किस प्रांत में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना गुजरात में पड़ता है। बताइए वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष ने हिंदू जो एक तरीके से संगठन था, मतलब हिंदू जो एक तरीके से संगठन थे, उनके कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया था। तो इनको कांग्रेस से निकाल दिया था, ध्यान रखना, कांग्रेस से बाहर कर दिया, ध्यान रखना, कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था इसी समय। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल बताइए, करो या मरो का नारा, डू और डाई का मंत्र इनमें से किसने दिया है? जल्दी से बताइए फटाफट। डू और डाई जिसको कहते हैं, करो या मरो, इसका मूल मंत्र जो है ये बताइए किसने दिया है और कब दिया है? तो कब का उत्तर याद रखना, 8 अगस्त को साथियों, ध्यान रखना, वर्ष 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने कब स्टार्ट किया? तो आप सभी लोग याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने जब स्टार्ट किया तभी दिया था। ये गांधी जी का स्लोगन है, आप याद रखना, करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय साथियों दिया था। गांधी जी ने एक और नारा साथियों दिया है, इसको कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, सुना भी होगा साथियों, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बताइए भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया? इन्होंने ही दिया था। अगले सवाल पे आ जाइए, बताइए 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि इनमें से किसने लौटा दी थी? ये जो ब्रिटिश से उपाधि मिली है सर, सर को मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए नाइटहुड कहते थे। बताइए क्या कहते थे? नाइटहुड कहते थे। साथियों ये उपाधि जो है वो इनमें से किसने वापस करी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस करी थी, ध्यान रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनको 1915 में, ध्यान रखना 1915 में यह उपाधि जो है वो प्राप्त हुई थी। उपाधि जो है वो क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी, ध्यान रखना, प्राप्त हुई थी और 1919 में इन्होंने ये वापस कर दी थी। साथियों सर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने, आपको याद होगा, 1911 में राष्ट्रगान को पहली बार गाया था। राष्ट्रगान जो है ये प्रथम बार साथियों क्या किया था? गाया था, ध्यान रखना, कलकत्ता का अधिवेशन था उसी में गाया था, जिससे साथियों खुश होकर 1913 में साथियों इनको साहित्य का नोबेल जो है वो दिया गया था। साहित्य का नोबेल दिया गया था क्योंकि इन्होंने वो किताब गीतांजलि लिखी जिससे पूरी दुनिया जो है वो एक तरीके से प्रभावित हुई थी। तो गीतांजलि लेखन के कारण इनको मिला था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बताइए कहां पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद फौज जो है उसकी घोषणा की गई थी? जरा देखिए आप सभी लोगों को हमने अभी एक सवाल पढ़ाया था। बताइए आजाद हिंद फौज जो है, ध्यान से सुनिएगा, आजाद हिंद फौज जो है वो आप सभी लोग दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 1942 में जो है वो गठित हुई थी, ध्यान रखना, गठित। और इसके गठन के लिए कैप्टन मोहन सिंह का नाम आता है, ध्यान रखना। कैप्टन मोहन सिंह जो है ये ब्रिटिश आर्मी के पराजित सैनिक थे जो जापान में साथियों कैद थे। साथियों रास बिहारी बोस ने इनको मोटिवेट किया था। रास बिहारी जो थे उन्होंने साथियों, याद होगा आप सभी लोगों को, जो रास बिहारी बोस हैं उनकी साथियों प्रेरणा से कैप्टन मोहन सिंह ने ये साथियों पार्टी अपनी बनाई थी। लेकिन आजाद हिंद फौज जो है इसका पुनर्गठन आपसे कोई पूछे तो पुनर्गठन आईएनए के रूप में साथियों ध्यान रखना, ये 1943 में अक्टूबर में किया गया, 1943 में, और ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर आप सभी लोग देखिए जरा, कहां पर 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद फौज का मतलब आजाद हिंद सरकार है। साथियों ध्यान रखना, ये वो सरकार है जो एक तरीके से अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त थी। ये फौज नहीं है, सरकार है, ध्यान रखना। इस सरकार की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। बताइए इस सरकार को कितने देशों ने मान्यता दी थी? तो इस सरकार को मान्यता देने वाले देशों की संख्या 11 थी, ध्यान रखना, 11 देशों ने मान्यता दी थी कि भैया ये सरकार जो है वो बिल्कुल वैलिड है। समझ में आया? तो ये आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। इस सरकार में साथियों नेताजी स्वयं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? विंस्टन चर्चिल। आप सभी लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और 1942 में साथियों विंस्टन चर्चिल जो है प्रधानमंत्री था। इसकी पार्टी का नाम पूछता है, बताइए कौन सी थी? तो कंजर्वेटिव, ध्यान रखना, पार्टी से यह प्रधानमंत्री बना था
साथियों ध्यान रखना एक तरीके से 45 तक ये प्रधानमंत्री रहा, 1945 तक ध्यान रखना पीएम रहा। तो जितनी भी साथियों 1945 तक घोषणाएं हैं वो इसी के नाम पर की जाएंगी। क्लेमेंट इटली जो है ये लेबर पार्टी से था, ध्यान रखना ये लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री है, लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री है जो 1945 से लेकर 1951 तक रहा। बताइए जब देश हमारा आजाद हुआ तो आजादी के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो आजादी के समय प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था, ध्यान रखना। मैकडोनल्ड जो है इसने 1932 में, आपको याद होगा 16 अगस्त की वो डेट थी जब इसने सांप्रदायिक अवार्ड भेजे थे। सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो इसी ने की थी। इनको हम कम्युनल अवार्ड तो कहते ही कहते हैं, साथ में इनको हम मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से इसी वजह से जान जाते हैं। क्लियर है? तो ये आप नोट करना। अगला सवाल 9 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक इनमें से बताइए कौन प्रेसिडेंट रहे थे? WC बनर्जी जो है ये प्रथम अध्यक्ष बने थे, ध्यान होगा आपको, प्रथम अध्यक्ष बने थे कब? 1885 में। साथियों बॉम्बे अधिवेशन में आपने पढ़ा था इनकी अध्यक्षता को। वल्लभ भाई पटेल जो है ये 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कराची अधिवेशन में जहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे थे, यह आप सभी लोगों को याद रखना है। इसके बाद अबुल कलाम आजाद बिल्कुल सही होगा क्योंकि इन्होंने 1940 से लेकर 1900 साथियों ध्यान रखना 46 तक अधिवेशन के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस बीच में कोई अधिवेशन किया ही नहीं गया, विश्व युद्ध चल रहा था, अधिवेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना नहीं हुआ। तो जो 1940 में बने थे वो 1946 तक बने रहे। दादा भाई नौरोजी जो है ये मात्र 3 बार रहे, ध्यान रखना। तो 3 बार साथियों ध्यान रखना अध्यक्ष बने हैं, 3 बार अध्यक्ष बने। बताइए कब कब बने दादा भाई नौरोजी? तो सबसे पहली बार साथियों ध्यान रखना इनको जब हम पढ़ते हैं तो 1885 में बने थे, फिर 1800 साथियों ध्यान रखना 93 में और 1906 में, यानी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो है बने हैं। 1886 लिख लेना, ध्यान रखना 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, 1893 और 1906। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। क्लियर है? अगले सवाल पे आ जाइए। बताइए किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के नाम से जानते थे? लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये आप सभी लोग याद रखना, ये कपड़े ही लाल पहनते थे, ध्यान रखना। साथियों हमारे यहां जब खुदाई खिदमतगार आंदोलन को पढ़ेंगे, ये साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान का था, ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान का था, ध्यान रखना, गफ्फार खान का था। इनको हम सभी लोग सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? इन्हें ही हम जानते हैं, ध्यान रखना। अगले सवाल पे आ जाइए। बताइए कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत के साथियों अधिवेशन में हुआ था 1907 में। दूसरा विभाजन इसका कब हुआ था? कांग्रेस का जब प्रथम विभाजन हुआ सूरत वाला, ध्यान रखना, सूरत विभाजन का अध्यक्ष कौन था? जब सूरत विभाजन हुआ था उस समय बताइए अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का जब सूरत विभाजन हुआ था तो रास बिहारी, ध्यान रखना, घोष अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष, ये उदारवादी नेता थे, ध्यान रखना। इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। याद रखना दूसरी बार 1900 साथियों ध्यान रखना 18 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष जो है वो हसन इमाम को बनाया गया था, ध्यान रखना, हसन इमाम को बनाया गया था, हसन इमाम। तो ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ध्यान रखना। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी जो है वो बनाए गए थे, वीर राघवाचारी जो है वो बनाए गए थे, ध्यान रखना, आप सभी लोगों को याद होगा। अगला सवाल बताइए निम्नलिखित में से किस कारण से भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च को साथियों फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने साथियों मिलकर के लाहौर सांडर्स हत्या केस जो है वो किया था, आप सभी लोगों को पता है। इसी के कारण इनको साथियों अरेस्ट किया गया। इन्होंने साथियों 1929 में 8 अप्रैल को बटुकेश्वर दत्त के साथ स्वयं भगत सिंह ने क्या कर दिया था? एक तरीके से अरेस्ट करवा दिया था। तो बम साथियों एक तरीके से फेंका था नेशनल असेंबली में और ये सुतली बम थे, आपको याद होगा। क्लियर है? अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है बताइए इनमें से महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता इनमें से किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले साथियों राष्ट्रपिता इनमें से किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने साथियों जब सिंगापुर से ये संबोधन कर रहे थे तो सिंगापुर से संबोधन में साथियों ध्यान रखना इन्होंने साथियों क्या कहा था? राष्ट्रपिता।
साथियों ध्यान रखना, संबोधित जब कर रहे थे सिंगापुर से संबोधित, तब इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर साथियों गांधी जी को संबोधित किया था और कहा था देश की आजादी के इस महाहवन कुंड में आप मेरा साथ दीजिए। और इस तरीके से आप इनको पढ़ते हैं, नोट करके डाल लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो है ये गांधी जी को क्या कहते थे, तो सर बापू के नाम से इनको जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनको बापू ही कहते थे। श्री राजगोपालाचारी भी इनको साथियों बापू ही कहते थे। बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 क्यों निलंबित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन आपने सबने सुन रखा है सर, हमारे यहां 1920 से लेकर 1922 तक चला था। यह भारत में गांधी जी द्वारा पहला जन आंदोलन एक तरीके से संचालित किया गया। जन आंदोलन के रूप में साथियों ध्यान रखना, यह गांधी जी का प्रथम था। गांधी जी ने इसे पूरे राष्ट्र के लिए पहली बार शुरू किया था। चौरी चौरा की घटना हो जाती है जहां पर 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने साथियों इस आंदोलन के वापस लेने की घोषणा जो है वो कर दी थी, आपको याद होगा। इस घोषणा के साथ ही आप सभी लोगों ने यह भी पढ़ा था कि चौरी चौरा कांड जो है उसे साथियों ध्यान रखना 12 फरवरी बारडोली सत्याग्रह 1922 में अप्रूवल भी मिल गया था। क्लियर है? आगे चलिए अगला सवाल बताइए। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हमारे पंजाब प्रांत के अमृतसर में साथियों हुआ था, आपको याद होगा। नोट करके डाल लीजिए कहां पर हुआ था, अमृतसर में। अभी तक ये हमने 15 सवाल कराए हैं, जिन सवालों को आपने साथियों एक तरीके से आज की क्लास पिछली क्लासेज में रिवीजन किए होंगे। 15 मिनट 15 सवाल सुपड़े साफ, 2 घंटे का मतलब 120 साथियों सवाल तुम कर सकते हो। लेकिन अभी हिम्मत नहीं हारनी है, स्पीड थोड़ा मेंटेन करके चलना है। आप सभी लोगों को चलते हैं कुछ नए बिल्कुल एकदम जहरीले और आग उगलते हुए सवालों पर लेकर चलते हैं। बताइए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां विशेष पावर इनमें से किसे दी गई है? आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत का जब हम संविधान पढ़ते हैं, आज के समय की वर्तमान की बात करते हैं संविधान, तो 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का अधिनियम जो था उससे हमने साथियों 250 अनुच्छेद ले लिए। बताइए कितने? तो 250 अनुच्छेद जो है वो एक तरीके से ले लिए थे। इस 1935 के पूरे संविधान को जब पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम को, तो 321 इसमें आपको आर्टिकल जिनको धारा कहते हैं वो हमें मिलती हैं, जिनमें से 250 अनुच्छेद हमने संविधान में शामिल करा लिए। इनमें से साथियों ध्यान रखना जो विशेष प्रावधान है वो आज भी संघ को दिए गए हैं, अर्थात हमारे यहां भारत के संघ को दिए गए हैं। वर्तमान में किसे दिए गए हैं? वर्तमान में साथियों ध्यान रखना संघ को दी गई हैं। ध्यान रखना संघ को अवशिष्ट शक्तियां, संघ को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, मतलब अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास हैं, वो कानून इन पर बना सकता है, विशेष शक्तियां हैं। ध्यान रखना। बताइए किसको दिया गया है? तो संघ को दिया गया है। ध्यान रखना। अगला सवाल चले दूसरे नंबर पर। 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? आप सभी लोग जानते हैं 29 कब भाई साहब? तो सितंबर महीने में 2 सितंबर को 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू को आप जानते हैं साथियों विदेश मंत्रालय, साथ में प्रधानमंत्री का पद और इनको उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया था। अध्यक्ष की जब बात करेंगे तो बेवेल को अध्यक्ष बनाया गया था। बेवेल जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया था। कई बार पूछा जाता है बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जो साथियों अंतरिम सरकार बनी थी इसकी अध्यक्षता जो है वो भी याद रखना वो साथियों जवाहरलाल नेहरू से ही कराई गई थी, जबकि अध्यक्ष जो है वो बेवेल बना था। अगला सवाल बताइए किस अधिनियम ने राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को साथियों बंद कर दिया था? सवाल देखिए फिर से कह रहा हूं, हिम्मत हार जाएंगे वो लोग जो साथियों आज की क्लास को नहीं देखेंगे। यकीन मानिए सच में कह रहा हूं, हिम्मत हार जाएंगे सवाल को जो आज की क्लास के नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट से, सभी लोगों को आने चाहिए एक एक सवाल बिल्कुल एकदम ईमानदारी से करके बताइएगा। फटाफट बताइए। कह रहा है बताइए इनमें से अगस्त 1946 किस अधिनियम ने राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति के आरक्षण को एक तरीके से बंद कर दिया था? जल्दी से बताइए फटाफट। तो आप कहेंगे सर हमारे देश में अंग्रेजों का शासन जो है ये 1900 साथियों ध्यान रखना 47 में समाप्त हो गया था। 1947 से हमारे देश का कानून एक तरीके से हमारे देश का साथियों शासन जो है वो एक तरीके से चालू हो गया था। हमारे देश का जब शासन चालू हुआ तो उसी समय अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आईसीएस की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। कहा गया भैया
कि अब तुम अपनी आईसीएस की पोस्ट अपने पास रखो, हम इसके लिए नए कानून जो है वो बनाएंगे। तो 1947 का जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था, उसी में यह व्यवस्था जो है वो कर दी गई थी। साथियों, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग होता है, जो आप सभी लोगों को पता है। भारतीय संविधान का अगर आपने आर्टिकल 312 पढ़ा होगा तो इसमें अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? ऑल इंडिया सर्विस, अर्थात अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो एक तरीके से दी गई हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहली आईएएस की होती है, ध्यान रखना, दूसरी आईपीएस की होती है, और तीसरी साथियों ध्यान रखना आईएफएस की होती है। तो ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार मिले हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के मुख्य स्रोत में एक माना जाता है? जल्दी से बताइए। कहते हैं जब भी कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, सिकवा करता मिला हमेशा अपनी भाग्य लकीरों से, जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है, मैं चंद्रवरदाई कुल की आन नहीं झुकने दूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर एड बहुत परेशान करता है। ओके, एड को बंद करा दिया जाए प्लीज। आप यूट्यूब पर निवेदन कर देता हूं कि भैया इसको बंद कर दो। हमारे एडसेंस को एक तरीके से भैया थोड़ी देर के लिए अब मत देना, बच्चों को परेशानी होती है। चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम? साथियों, हमारे यहां आपको अभी हमने पढ़ाया 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था। ये आप जानते हैं इसमें कुल कितनी धाराएं थी? तो कुल धाराएं जब आप देखोगे तो 321 धाराएं थी। 321। हमारे यहां जब संविधान बनाया गया, साथियों ध्यान रखना, तो इसमें कितने? तो 250 अनुच्छेद जो है वो हूबहू ले लिए गए। तो सबसे ज्यादा तो प्रभाव जो है वो इन्हीं का हमें देखने को मिला। तो 1935 का जो अधिनियम रहा, सबसे ज्यादा तो प्रभाव इसी का आपको मिलेगा। तो 1935 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम जो है, इसको मिंटो मार्ले एक्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? मिंटो मार्ले एक्ट कहा गया है। इसमें 6 सीटें जो हैं वो साथियों मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक कर दी गई थी। तो मुस्लिम के लिए क्या कर दी गई थी सर? पृथक कर दी गई थी, पृथक। 1947 ये तो स्वतंत्रता का अधिनियम है, जिसको लेकर के कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए। इसके तहत तो भारत को आजाद किया गया है, कोई कानून नहीं है, ये तो एक अधिनियम है जो पारित कर दिया गया। 1919 का साथियों ध्यान रखना जो अधिनियम है, इसके तहत आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहे जाते हैं। तो इनको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड साथियों अधिनियम कहते हैं। बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से किसे जाना गया? 1919 वाला। इसमें साथियों ध्यान रखना प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत। 1935 वाले में आप पढ़ते हैं तो केंद्र में साथियों ध्यान रखना द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन जो है वो एक तरीके से लागू हुआ, जबकि प्रांतों में खत्म कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था। 5वें नंबर का क्वेश्चन, प्रेसिडेंसी निगम वाणिज्य मंडल विश्वविद्यालय जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए कौन सा अधिनियम जो है वो प्रदान किया गया? जल्दी से बताइए फटाफट। यूपी होम गार्ड वालों तैयारी कैसी चल रही है? देखो एक भैया तुम्हारे आ गए हैं जो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी जो है वो एक तरीके से कैसी चल रही है। बता दो भाई, तैयारी अंकित सर के साथ चल रही है, जबरदस्त, जिंदाबाद और महा एक तरीके से साथियों कहते हैं मजबूत तैयारी। एक मजबूत होती है, एक महा मजबूत होती है। तो इस बच्चे को बता दो भाई महा मजबूत तैयारी जो है वो चल रही है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी की बात करें, निगम की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, जमींदारों, इन सब की बात करते हैं। तो इसमें साथियों हुआ यह था, जब हम 1909 का मिंटो मार्ले एक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? मिंटो मार्ले एक्ट पढ़ते हैं। मिंटो मार्ले एक्ट पढ़ते हैं। आज ही के दिन साथियों हमने अपने एप्लीकेशन वाले बच्चों को यह टॉपिक पढ़ाया था मिंटो मार्ले एक्ट का। उसमें हमने बताया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो 1857 के क्रांति के बाद बनी थी, ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाई गई थी, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में साथियों ध्यान रखना, आप सभी को याद रखना चाहिए, सदस्य की संख्या जो है, सदस्य कितने कर दिए गए थे? सदस्य जो है वो 60 कर दिए गए थे, 60, और इनमें 2 हिस्से कर दिए गए थे। 27 जो है वो निर्वाचित किए जाएंगे, निर्वाचित, या आप सभी लोग याद रखना 27 निर्वाचित सदस्य होंगे। 33 सदस्य जो हैं उनको मनोनीत करेंगे अंग्रेज, ये आप ध्यान रखना। साथियों ये जो आपके 27 सदस्य होंगे, इनमें से प्रावधान किया गया था कि 6 सदस्य साथियों मुस्लिम लीग के होंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर जो अधिनियम 1909 का था, इसमें मेन बस फोकस इस बात पर किया गया
कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। 1909 में ही साथियों आपको याद होगा जो वायसराय था उसकी काउंसिल में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर जो उसकी परिषद थी उसमें साथियों ध्यान रखना काउंसिल में सदस्य की संख्या जो है वो बढ़ाकर 8 कर दी गई। 8 कर दी गई, ध्यान रखना 8 कर दी गई, 8 कर दी गई। और इसमें साथियों एक भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया था। एक भारतीय लॉर्ड एसपी सिन्हा जो है उनको साथियों इसमें बिठाया गया था। यह आप सभी लोगों को याद रहेगा। तो प्रेसिडेंसी निगम वाणिज्य मंडल विश्वविद्यालय जमींदार के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए कौन सा अधिनियम, तो 1909 का, जिसमें इनके प्रतिनिधित्व को इसमें रखा गया था। क्लियर है, यह आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल बताइए फटाफट आप सभी के सामने, छठा, ब्रिटिश भारतीय संसद ने बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत विधान परिषद को दी गई थी। ये बजट पर चर्चा तो कर सकते थे 1892 के एक्ट के तहत, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। समझ में आया, या आप याद रखना। अभिषेक कुमार थोड़ा सा तो कम से कम अपने अंदर ये बात सोच कर देखो कि यार हमारी भी बहन होती है ना, और हमारी भी साथियों एक तरीके से माताएं होती हैं, बेटियां होती हैं, थोड़ी से तो कम से कम शर्म कर लो। हैं इतनी बेकार की चीजों में तुम पड़ गए हो कि तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। समझ में आया, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने रावणों के पुतले जमाए जाते हैं। ध्यान रखना, वोट करने की तो बात छोड़ दो। समझ में आया, तुम आजादी नहीं दोगे, तुम हमें पता है क्या दोगे लड़कियों को, कोई बात नहीं है बेटियों, तुम सावधान रहना ऐसे नालायकों से, और क्या ही कह सकते हैं। समझ में आया, जल्दी से बताइए फटाफट से। जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो इतना डीपली पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन एक दो हो जाते हैं वायरस जो अपने चक्कर में नहीं बल्कि दूसरों के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, तो उनमें से इसका नाम एक है। आ जाओ जल्दी से अपने टॉपिक पर फोकस कर लीजिए। कह रहे हैं बताइए ब्रिटिश भारतीय संसद ने बजट, जब भी शब्द आ जाए, बजट का मतलब है आय और व्यय का विवरण। ध्यान रखना, हमारे यहां बजट पर साथियों ये लोग क्या कर सकते थे, बहस कर सकते थे, लेकिन पॉजिटिव। ध्यान रखना, इसके तहत विधान परिषद में ये लोग चर्चा कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखना नकारात्मक निगेटिव प्रश्न जो है वो नहीं पूछ सकते थे। 1892 के एक्ट के तहत साथियों पहली बार ये प्रावधान किया गया था, प्रथम बार, फर्स्ट टाइम ये प्रावधान किया गया था कि भैया तुम लोग चर्चा में भाग लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहां सबसे पहले आपको याद होगा 1860-61 के बजट में सबसे पहली बार जेम्स विल्सन ने भारत का बजट प्रस्तुत किया था। जेम्स विल्सन जो है उसने साथियों ध्यान रखना प्रथम बजट जो है वो प्रस्तुत किया था। प्रथम बजट जो है वो प्रस्तुत किया था, ये कैनिंग की परिषद में रखता है, इसको याद रखना। कैनिंग के समय आप सभी लोगों को याद रखना है, ये वित्त सदस्य बनाकर भेजा गया था। अगला सवाल बताइए फटाफट, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का अनन्य अधिकार छीन लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेट की जाने लगी थी। ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को रोका गया। 1784 के तहत कंपनी पर दोहरा नियंत्रण लगाया गया, ये पिट्स इंडिया एक्ट था। ध्यान रखना, तो दोहरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर लग गया। 1813 का जब चार्टर एक्ट लाया गया तो कंपनी का घोर भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ गया, और इसमें प्रावधान कर दिया गया कि चाय और चीन को छोड़ करके सभी पर जो कंपनी का अनन्य अधिकार है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसी के तहत देखेंगे कंपनी का जो अनन्य अधिकार है वो छीन लिया गया। ध्यान रखना, 1833 में चीन और चाय के साथ जो कंपनी का व्यापार चला आ रहा था वो भी साथियों क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना, समाप्त। तो ये भी साथियों एक तरीके से क्या कर दिया गया, बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया गया। अगला सवाल आ जाइए, आगे चलते हैं। बताइए छोटे राज्यों को एकीकृत करने का पहला कदम निम्नलिखित में से किस समयावधि के बीच में साथियों उठाया गया था। छोटे राज्यों को एकीकृत करने का मतलब इकट्ठा करने का। आप जानते हैं 562 रियासतें हमारे देश में थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने साथियों पहली बार ऐसा एक तरीके से प्रावधान जो है वो एक तरीके से किया था। आप सभी लोग जानते हैं पटेल जी जो थे उन्होंने साथियों 562 रियासतें जो थी उनको एक तरीके से एकीकृत करने का काम किया था, इन्होंने इकट्ठा किया था। इसीलिए पटेल के नाम पर हम सभी लोग एकता दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस बताइए कब मनाते हैं, तो पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ये आप सभी लोग याद रखना। 1947 से 1949 के बीच में साथियों याद रखना हमारे भारत की जितनी भी रियासतें थी उनको एकीकृत किया गया है। सिर्फ ऐसी 3 रियासतें थी जिनको आप सभी लोग पढ़ते हैं एकीकृत नहीं हो पाई थी।
एक तो जम्मू कश्मीर, यहां के राजा हरि सिंह ने बाद में साथियों विलय साइन किया, लेकिन तब तक ये केस बाद में साथियों कहां पर, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, तो द हेग में चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। दूसरी रियासत जूनागढ़ थी, आप सभी लोग जानते हैं। जूनागढ़ ये गुजरात के पास की रियासत है, जिसमें साथियों जनमत संग्रह के बाद में साथियों आप जानते हैं जनमत संग्रह कराया गया और इसके बाद ये भारत का हिस्सा बन गई। ध्यान रखना, भारत का हिस्सा बन गई। तीसरी रियासत हैदराबाद थी, यहां पर निजाम था जिसके विरुद्ध साथियों ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ऑपरेशन जो पोलो था उसको आपने सुना होगा, पोलो ग्राउंड को चुना गया था और इसके बाद साथियों यहां के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये साथियों भारत की बन गई थी। साथियों जम्मू कश्मीर की रियासत जो है ये अभी भी साथियों विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो मात्र साथियों 3 ऐसी रियासतें थी जिन पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा पाया था, बाकी आपकी सारी रियासतें जो है वो भारत संघ में मिला ली गई थी। आगे हम चलेंगे 9 नंबर। लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले या शहर में सरदार अमीनों को नियमित करने के लिए राशि समय के मामलों का निष्पादन किया था। अपने समय के लिए नियुक्त किया था कितनी? साथियों आप जब भी पढ़ेंगे इसने साथियों जब हेस्टिंग का चैप्टर आता है तो पहले से द्वैध शासन चला आ रहा था। ध्यान रखना, द्वैध शासन जो है वो एक तरीके से चला आ रहा था। द्वैध शासन जो है इससे साथियों क्लाइव ने लागू किया था। क्लाइव ने क्या किया था? क्लाइव ने लागू किया था। ध्यान रखना, इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनमें निजाम की व्यवस्था कर दी गई थी और साथ में साथियों यहां पर नवाब बना दिए गए थे और सभी के दीवान अलग अलग बना दिए गए थे। समझ में आया? तो ये आप सभी लोग याद रखना। ऐसे में आप सभी लोग जानते हैं हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले या शहर में अमीनों के लिए साथियों 150 रुपए की व्यवस्था जो है वो एक तरीके से करी थी और कहा था कि तुम हमें टैक्स वसूल कर दोगे। ये अमीन क्या होते हैं आज भी आप जानते हैं। ये अमीन जो है ये राजस्व के क्षेत्र से जुड़े हुए एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो अमीनों को ये 150 रुपए साथियों एक तरीके से देता था। उस समय 150 रुपए की बड़ी वैल्यू थी, आज नहीं होगी, उस समय बहुत थी साथियों। उस समय 16 आने अर्थात 1 रुपए एक कर्मचारी की सैलरी थी। बताइए इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल सबसे पहले लोगों की कल्याणकारी गतिविधियों से जुड़ा था? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? साथियों आप जरा देखिए, कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त जो है वो एक तरीके से, देखो बेटा फिजिकल के लिए आप सभी लोगों को तो तैयार होना ही पड़ेगा। अगर आप रेस में पीछे रह गए या अगर आपने कहीं भी गड़बड़ी कर दी तो फिर खेल खत्म ही है। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले आप अपना फिजिकल सेट कर लीजिए। अगर आपका फिजिकल ही नहीं सही है तो फिर इनमें से आपका कुछ भी नहीं सही हो पाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, फिजिकल जिसका गड़बड़ है उसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। एक बिटिया है कह रही मेरा वजन 35 किलो है, अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम पहले तो कॉम्प्लेन पियो कस के जबरदस्त, साथ में फिर इसके बाद हैवी डाइट्स लो, खूब नींद लो धड़क्के से कम 8-9 घंटे, तभी तुम्हारा वजन जो है वो जल्दी बढ़ेगा। समझ में आया? जिसने नींद अति से ज्यादा लेनी शुरू करी उसकी वजन और तेजी से बढ़ता है। और खाना तो भाई साहब ठंड है ही, खूब खाओ, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन साथियों पढ़ाई पर फोकस जरूर रखना, अगर वो छोड़ दिया तो सब खेल खत्म। बताइए कल्याणकारी गतिविधियों से पहले कौन जुड़ा था? लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसने जीटी रोड बनवाई है। साथियों जीटी रोड बनवाई। हेस्टिंग के शासनकाल में कई युद्ध जो हैं वो एक तरीके से लड़े गए, जैसे आप जानते हैं 1790 से 1792 में। आप सभी लोग जानते हैं इसी के शासनकाल में साथियों कौन सा युद्ध याद रखना, इसके शासनकाल में 1700 साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोगों को पता है 80 से 84 के बीच में, सभी लोगों को याद रखना है 1780 से 1784 के बीच में मैसूर से दूसरा युद्ध लड़ा गया था जिसको आंग्ल मैसूर टू युद्ध कहते हैं। ध्यान रखना, तो इसको आप नोट कर लेंगे। कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों को फायदा पहुंचाया गया, लेकिन बेंटिक के समय आप देखोगे तो जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे 1829 में सती प्रथा को इसने बंद कराया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही साथियों हमारे भारत में साथियों कई ऐसे नए चैप्टर्स थे जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप जानते हैं इसके शासनकाल में ही साथियों ठग इत्यादि खूब परेशान कर रहे थे। यह हमारे भारत का पहला साथियों ध्यान रखना, पहला भारत का प्रथम साथियों ध्यान रखना एक तरीके से क्या है, गवर्नर जनरल भी है। गवर्नर जनरल भी है। इसके शासनकाल को जब देखोगे तो आप सभी लोग जानते हैं 1835 में इंग्लिश को शिक्षा के रूप में बनाया गया था। इसी के शासनकाल में 1833 का एक्ट आया जिसमें कहा गया था कि दास प्रथा को आगे चलकर खत्म करेंगे। तो ये प्रावधान जो है वो बताए गए थे।
बताइए लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड एमहेस्ट के बीच के अंतराल के दौरान इनमें से किसने शासक के रूप में कार्य किया है। साथियों लॉर्ड हेस्टिंग जो है इसका चैप्टर जो है वो 1800, साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से 13 से 23 तक आता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 1823 से 1813 से 23 तक आता है। एडम्स ने साथियों 1823 से एक तरीके से अपना चैप्टर जो है वो शुरू किया है। तो लॉर्ड एडम्स जो है साथियों ध्यान रखना उसका चैप्टर 1823 से आता है। हेस्टिंग के बारे में पढ़ोगे 1813 से 1823 के बीच में इसका चैप्टर मिलता है। ये आप सभी लोगों को याद होगा। साथियों ध्यान रखना इसी का आपको मिलना है। जॉन सोर जो है ये तो साथियों 1793 में ही रहा है, 1793 में रहा है और 1700 साथियों ध्यान रखना 98 तक आपको मिलेगा। साथियों सुलीवन जो है ये कभी रहे नहीं, मैकफर्सन कभी रहे नहीं। अब ये कभी गवर्नर या भारत के वायसराय रहे ही नहीं तो इनको आप क्यों ही लगाएंगे। क्लियर है, जल्दी से बताइए फटाफट। अगला सवाल बताइए जल्दी से। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत के भाग्य का फैसला जो है वो किया है। जल्दी से बताइए फटाफट। क्लियर, जल्दी से बताइए। बातें करने वाले लड़कों के चक्कर में तुम सब पढ़ो नहीं और ये सब फालतू में, पता ये एक्चुअल में वास्तव में पूछो ना तो सच मामले में ये स्टूडेंट हैं ही नहीं। मैं इनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि न फूलों की हो कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं खिलते, कि जिसके दिल में गुरु की कहीं इज्जत नहीं कोई, उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। ठीक है, और आप सभी लोगों से मैं बताऊं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर तुम गंदे होने चाहते हो तो लिपट जाओ और अगर काम पर फोकस करना चाहते हो उतनी देर में 4 सवाल कर लोगे। कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से किसने कहा था पानीपत की तीसरी लड़ाई। आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये 1761 में हुई थी और इस लड़ाई में साथियों एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली था और दूसरी तरफ साथियों ध्यान रखना कौन था, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मराठे थे। ध्यान रखना मराठा थे। साथियों मराठों की तरफ से सदाशिव राव जो है वो एक तरीके से नेतृत्व करने गया था, सदाशिव राव जो है वो नेतृत्व करने गया था। साथियों विश्वास राव इसका भतीजा था और पेशवा का बेटा था जो औपचारिक सेनापति बनकर गया था। पेशवा इस समय बालाजी बाजीराव थे। साथियों जगन्नाथ सरकार जिन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास अर्थात मराठा इतिहास को लिखा है वो साथियों इस लाइन को कहते हैं, मराठा इतिहास लेखक हैं जगन्नाथ सरकार, जिन्होंने कहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ने भारत के भाग्य का फैसला कर दिया और ये तय कर दिया कि अब अंग्रेजों के पास एक तरीके से साथियों सत्ता जो है वो चली जाएगी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली विदेशी है, मराठे कमजोर होंगे तो अंग्रेजों का विकल्प खत्म हो जाएगा। याद रखना। अगला सवाल 13 नंबर, बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आपको याद होगा 31 दिसंबर को गठित की गई थी साथियों 1600 वर्ष में। याद आया कुछ, 1600 में साथियों गठन हुआ था। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके गठन में ब्रिटेन की जो महारानी है उन्होंने भी साथियों अपना पैसा जो है वो एक तरीके से एलिजाबेथ ने भी लगा रखा था। महारानी ने साथियों गठन किया था। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अब देखो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के समय इसका गठन किया गया था 1600 ईस्वी में। आपसे पूछेगा बताइए इनमें से इसमें शेयर होल्डर कितने थे, तो 200 से ज्यादा शेयर होल्डर थे। भारत में इस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था 1600। आप सभी लोगों को पता है अकबर 5 तक रहेगा, 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का चैप्टर चलता है। साथियों इसका गवर्नर बनकर के हॉकिंस भारत में पहली बार आया था। आपने पढ़ा होगा कौन आया था, सर हॉकिंस आया था। ध्यान रखना हॉकिंस जो है ये भारत में 1608 में पहुंचा और सबसे पहले जहांगीर के दरबार में पहुंचा है। याद रखना जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन पत्र अकबर के नाम का लाया था। इसको पता ही नहीं था भारत में अकबर है कि जहांगीर। आप सभी लोगों को याद रखना है। बताइए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता हमारे देश को कब मिली, सर 15 अगस्त को भारत को आजाद कर दिया गया था 1900 साथियों याद करिए 47 के वर्ष में। हमने पढ़ा है सर 1947 में। ये जो आजादी हमको मिली है इसको आप सभी लोग जानते हैं कि भैया जब मिली थी तो उस समय 1946 दिसंबर के महीने से 1947 दिसंबर के महीने तक आचार्य जेबी कृपलानी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ध्यान रखना, तो आचार्य जेबी कृपलानी जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। ध्यान रखना, आप सभी लोग नोट कर लेना। सरोजनी नायडू मात्र एक बार 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं और ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम भारतीय ध्यान रखना महिला है, ध्यान रखना प्रथम भारतीय महिला
जो कांग्रेस की साथियों अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखना, मतलब कुल मिलाकर अध्यक्ष बनी, ध्यान रखना। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में साथियों कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो बेलगांव में साथियों ध्यान रखना, ये कर्नाटक में पड़ता है, अध्यक्षता जो है वो एक तरीके से करते हैं। गांधी जी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो एक तरीके से बने थे। अगला सवाल देखिए 15 नंबर, कह रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर, जिनके प्रयास से 1856 में कैनिंग ने साथियों ध्यान रखना सती प्रथा बंद कर, ध्यान रखना विधवा विवाह जो है उसको क्या कर दिया था, विधवा पुनर्विवाह जो है वो अधिनियम साथियों ध्यान रखना पारित कर दिया था। पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो एक तरीके से क्या हो गया था, पारित हो गया था, ध्यान रखना पारित। तो ये पहली बार इन्हीं के समय किया गया था। आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने साथियों 1951 से भूदान आंदोलन शुरू किया है, तो बताइए किसने भूदान आंदोलन जो है वो एक तरीके से शुरू किया है? तो भूदान आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया है। साथियों ज्योतिबा फुले जो हैं इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। सत्य के साथियों याद करिए, आप सभी लोग जानते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो सत्य शोधक समाज जो है ये नोट करके डालेना, इन्होंने ही किया है। साथियों ज्योतिबा फुले जो हैं इनकी एक और किताब बड़ी फेमस है जिसका नाम है शिवाजी एक शुद्ध राजा, ध्यान रखना, शिवाजी एक शुद्ध राजा, ध्यान रखना, एक शुद्ध राजा। शिवाजी को एक शुद्ध राजा इन्होंने ही कहा है। इनकी पत्नी जो है वो सावित्री फुले हैं, जो भी बहुत राष्ट्रवादी महिलाओं में से आती हैं। अगला सवाल देखिए, अब जरा आ जाइए, थोड़ा सा हम एक तरीके से कुछ चीजों पर बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को अभी चिंता नहीं करना, बहुत सवाल हैं जो कराने हैं, है ना, हिम्मत नहीं आना, हिम्मत से लड़के अपन चलेंगे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, होमगार्ड की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं 41,000 साथियों ध्यान रखना 424 पद के लिए अंतिम प्रयास बैच है, जिसके 4 दिन सिर्फ लास्ट शेष बच रहे हैं। इसमें आपको फ्लो चार्ट वाली बुक पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन पर मिलेंगी। कंप्लीट थ्योरी बैच 600 घंटे की क्लासेस, डेली 6 से 7 घंटे क्लासेज होंगी। सभी लोग जुड़ जाइए, मात्र 99 रुपए का ये बैच है। आप सभी लोगों के लिए गब्बर से साथियों एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना गब्बर से साथियों एक तरीके से क्या है, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से साथियों टीचर्स हैं। जल्दी से आ जाइए, अगला सवाल है आपके सामने, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह इनमें से कितनी है? आप सभी लोग जानते हैं लगभग 2800 साथियों 80 किलोमीटर जो है वो एक तरीके से लंबी है हमारी सिंधु नदी। आपसे पूछेगा बताइए सिंधु की लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर के लगभग लंबी है सिंधु नदी जो है। इसके बारे में अगर हम बात करें उद्गम क्या है, तो उद्गम जो है ये आपका तिब्बत का जो मानसरोवर झील पड़ती है, तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील पड़ती है, मानसरोवर झील जो है उसी से इसका उद्गम माना जाता है। ध्यान रखना, जो सिंधु नदी है इसको आप एवरेज में देखेंगे तो 2900 किलोमीटर लगाएंगे, क्योंकि एवरेज में 3000 ज्यादा हो जाएगा, 2700 और कम, 2900 आप लगा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो इसको तिब्बत के क्षेत्र में साथियों क्या कहा गया है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा गया है। ध्यान रखना, सांगपो के नाम से इसको हम तिब्बत में जानते हैं। साथियों यही ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको एक नाम दिया गया है, अरुणाचल में क्या दिया गया है सर, अरुणाचल में इसको नाम दिया गया है देहांग देवांग। ध्यान रखना, देहांग या देवांग के नाम से इसको हम सभी लोग जानते हैं। ये जब आगे बढ़ेगी तो असम में आएगी, असम में साथियों इसको फिर से ब्रह्मपुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रह्मपुत्र कहा गया है। और यहां पर एक माजुली द्वीप बनता है, आप सभी लोग जानते हैं माजुली द्वीप जो है वो बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद आगे चलेंगे तो जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों, ध्यान रखना बंगाल पहुंचती है तो वहां पर इसको जमुना नाम दे दिया गया है। तो याद रखना ये हमारी पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र रही। ब्रह्मपुत्र साथियों सांगपो के नाम से जानी गई, अरुणाचल प्रदेश में देहांग देबांग के नाम से, आगे बढ़ेंगे तो माजुली द्वीप, और जमुना के नाम से साथियों सुंदरवन के डेल्टा में आप सभी लोगों को याद होगा बताई जाती है कि भैया ये बनाता है सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर है, लगभग ऑन एवरेज आपको याद होगा। बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में 2525 किलोमीटर की सबसे लंबी नदी जो है वो हमारी गंगा है, आप सभी लोगों को पढ़ाया गया है। अगला सवाल बताइए 39 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38 का अधिवेशन इनमें से किस शहर में हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन जो है ये हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे, आपको याद होगा। हरिपुरा जो है ये भारत के गुजरात प्रांत में पड़ता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। 1939 में सभी को पता है अध्यक्ष सुभाष बनाए गए थे, जिसमें चुनाव हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए थे, आपको याद होगा। पट्टाभी सीतारमैया जो है, सीतारमैया चुनाव को क्या कर गए थे भैया, हार गए थे, इनकी हार हो गई थी और सुभाष चुनाव को जीत गए थे। लेकिन गांधी जी के दबाव के कारण सुभाष ने इस्तीफा जो है वो दे दिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष इनमें से कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष रहे हैं। 1940 से लेकर 1946 तक ये अध्यक्ष रहे। आप सभी को याद होगा दादा भाई नौरोजी 1886, साथियों 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे, 3 बार रहे हैं। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार अध्यक्ष बने, 1929, 1936 और 1937। याद रखना 2 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। आगे देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? जरा देखिए सभी लोग, इनमें से निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? मतलब वो पुरानी वाली ही है। 10वीं अनुसूची जो है ये आप जानते हैं हमारे देश में साथियों जब 52वां संशोधन किया गया था, याद आया कुछ भैया कब किया गया था? तो दल बदल को लेकर किया गया था। हमारे यहां 1985 में दल बदल को लेकर किया गया था, दल बदल। साथियों याद आया दल बदल, तो ये आपको याद होगा, ये तो बाद में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई जब हमने साथियों 73वां संशोधन किया था। 8वीं अनुसूची ये तो भैया हमारी नई है, मतलब नई नहीं है, ये तो पुरानी है। ये तो मूल संविधान में 8 सूचियां थी, भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। 9वीं अनुसूची हमने पहला संविधान संशोधन करके 1951 में जोड़ा है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, पहला संविधान संशोधन 1951 वाला याद रहेगा। अगला सवाल बताइए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? अब ये 2 सवाल हैं, आप सभी लोगों को याद करना होगा। दल बदल को लेकर के 10वीं अनुसूची पहली बार तो शामिल की गई। हमने भारत में जब 52वां संशोधन कराया था, ध्यान रखना 1985 में, तो ये कहा था कि दल बदल के लिए 1/3 अगर सदस्य किसी पार्टी के पद को छोड़ते हैं, मतलब पार्टी छोड़ते हैं, तो ये दल बदल नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन आगे चल करके हमारे देश में साथियों आप जानते हैं जब अटल जी की सरकार आई तो हमने एक संशोधन कराया था जिसमें हमने 93वें संशोधन के रूप में मान्यता प्राप्त कराई, और इसे 2003 में साथियों हमने क्या कराया था? अप्रूव कराया था। इसके तहत हमने कहा था, ये आप सभी लोगों को याद होगा कि 2/3 सदस्य जो हैं वो यदि पार्टी को छोड़ते हैं तो इसे साथियों क्या नहीं माना जाएगा? दल बदल नहीं माना जाएगा। ये आप सभी लोग याद रखना। 11वीं अनुसूची शिक्षा से किससे संबंधित थी? सर हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें जो हैं उनसे साथियों एक तरीके से संबंधित थी, ध्यान रखना। तो 11वीं अनुसूची जो है वो ग्राम पंचायतों से साथियों संबंधित थी, नोट करके डाल लेना। क्लियर है? आगे हम चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल करने से पहले आप सभी लोगों को हम बता दें कि जो बच्चे होमगार्ड की तैयारी करना चाह रहे हो उनके लिए 41,000 साथियों ध्यान रखना, एक तरीके से 41,424 पद हैं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही हैं। जो विद्यार्थी केवल यूपी के हैं उनके लिए साथियों एक तरीके से वैकेंसी है। तो आप सभी लोग इसका फायदा उठाइए, फॉर्म भर दीजिए जल्दी से। 17 दिसंबर आखिरी डेट है। इस किताब को साथियों, इस बैच को जब आप लेंगे तो उसमें आपको फ्लो चार्ट में सारी की सारी पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। कंप्लीट थ्योरी बैच है जिसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 600 घंटे की साथियों आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर एक टीचर अलग अलग विषय अपने पढ़ा रहा होगा। 6 से 60 घंटे रेगुलर क्लासेस, 50 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर, डाउट ग्रुप होगा टीचरों का। साथियों सबसे बढ़िया टीम इंडिया की आपको मिलेगी। मात्र 99 रुपए में ये आपको बैच पूरा कंप्लीट मिल रहा है। ये ऑफर केवल सिर्फ और सिर्फ 20,000 शुरुआत के विद्यार्थियों के लिए है, तो सभी लोग इससे जुड़ जाइए। साथियों 4 दिन शेष बच रहे हैं क्योंकि ये ऑफर आपका सिर्फ और सिर्फ साथियों ध्यान रखना 30 नवंबर तक है। क्लासेज 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मत कहना। तो सभी लोग इसका फायदा उठाइए। इसके साथ में एक और जानकारी आपको मैं जबरदस्ती दे दूं कि जो बच्चे होमगार्ड के लिए परेशान थे कि सर सिलेबस क्या है इसका, और बहुत सारी एक तरीके से क्वेरीज की सर टॉपिक कौन सा, कितना पढ़ें कितना छोड़ें, तो उन विद्यार्थियों के लिए होमगार्ड की सामान्य ज्ञान की किताब है। सारे टॉपिक इसमें पूरे के पूरे लगभग कवर किए गए हैं। थ्योरी है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो आपको कहीं और एक तरीके से किताब या नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी नोट्स की किताब आपको मिल जाएगी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। 199 रुपए की यह किताब है, अवेलेबल है साथियों फ्लिपकार्ट पर। 30 नवंबर रात 12 बजे तक ये आपको ऑफर मिल रहा है, तो अभी जाइए और फ्लिपकार्ट से इसे आप ले सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल एप्लीकेशन पर भी ये साथियों आपको एक तरीके से दिख जाएगी। कोई समस्या हो तो 7065060600 पर हमें कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा 8076089787। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक जानकारी आपको मैं और देना चाहता हूं। आज हमारे विद्यार्थी जो हैं वो बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे सर रात में आप क्लास क्यों नहीं ले रहे,
जो कि आप सब मतलब आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने पहले भी बच्चों से वादा किया था कि हम आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप जो भी बोलोगे हम आपके लिए करने को तैयार हैं। तो उन विद्यार्थियों का कहना था कि सर रात में क्लास लीजिए, तो मैंने रात में क्लास जो है आज लगवा ली है आप सभी लोगों के लिए। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, आज रात में होमगार्ड की शानदार सी क्लास जो है वो आपको मिलने वाली है। तो मैं आपको दिखा दूं एक बार फटाक से कि भैया होमगार्ड जो है वो बनना है, तो आप सभी लोग बिल्कुल एकदम कमर को कस लीजिए। ये क्लास जो है वो रात में आपकी साथियों एकदम लग चुकी है आज की, है ना। तो आपको मैं दिखा दूं अभी आपका इवेंट जो है वो साथियों रात में, हाँ अभी क्लास नहीं लगी, इवेंट ही नहीं बना, वाह जी वाह, वाह मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, अभी इवेंट थोड़ी देर में लग जाएगा, लेकिन आप सभी लोग क्या करें, उस इवेंट को लाइक कर लेना और रात में आप जरूर जुड़िएगा। बाकी विवेक सर की 8 बजे हिंदी की क्लास, 9 बजे जीके जीएस की वैसे ही होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।